अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। साल 2020 में कोरोना वायरस का फैलाव और सबको इंतजार था कि किसी सूरत वैक्सीन आना शुरू हो जाए, क्योंकि इसका वाहिद फिलहाल इस बीमारी का इलाज वैक्सीन के जरिए ही किया जा सकता है। यानी अपने अंदर इतनी एंटीबॉडीज बना ली जाएं कि जब ये वायरस एंटर हो तो उस तरह से आप पर अटैक ना कर सके। फिर हमने देखा कि ऑक्सफोर्ड की जो है वो एक वैक्सीन सामने आई और उसके बाद बायोनटेक की आई, फाइजर की आई। अब इस वक्त 2021 में भी हम दाखिल हो चुके हैं और हमने देखा कि बेशतर ममालिक में वैक्सीन का आगाज हो चुका है। यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी और आवाम को भी ना सिर्फ वैक्सीन लगाई जा रही हैं, बल्कि बेशतर ममालिक ने तो ये पूरा प्लान यानी हिकमत अमली भी तरतीब दे दी है, अपनी टाइमलाइन मुकर्रर कर ली है कि इतने फीसद अवाम को हम इतने हद तक जो है वैक्सीन कर देंगे और पूरे अवाम के लिए इस हद तक का प्लान करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इस दौड़ में पीछे क्यों नजर आ रहा है? हमने वैक्सीन का जिक्र सुना, हमने ये भी सुना कि मार्च तक फ्रंट लाइन डॉक्टर्स जो हमारे वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। फिर हमने ये भी सुना है कि चाइना से वैक्सीन जो है वो मंगवा ली जाएगी और मार्च तक ये अमल जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स का मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी बड़े सवालात हैं कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएंगे, आया ये वैक्सीन जो है वो 22 करोड़ आवाम के लिए अवेलेबल होगी? क्या हुकूमत वक्त ने एक पूरा प्लान तरतीब दे दिया है कि किस तरह से पूरे अवाम को वैक्सीनेट करना है? ये वो तमाम बातें हैं जो हम आज जानेंगे डॉक्टर अताउर रहमान से, चेयरमैन हैं टास्क फोर्स के ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इनका जो पूरा सेंटर है एलिजे, इसमें इसी वैक्सीन के हवाले से जो पूरा ट्रायल है वो भी चल रहा है। कुछ रोज पहले हमने देखा था कि 52 हफ्तों पर मुश्तमिल ये एक ट्रायल है जो थर्ड फेज में दाखिल हो गया। बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे डॉक्टर अताउर रहमान से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो एक बुनियादी सवाल है जो सारे लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये वैक्सीन, जो भी वैक्सीन हम लेंगे कोरोना वायरस से बचाव के लिए, वो मयसर कब होगी? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत ने अभी 12 लाख डोजेज ऑर्डर की हैं। जो कंपनी है सिनोफार्म, जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारे इदारे के साथ मिलकर जिसे क्लिनिकल ट्रायल्स काफ़ी अरसे से चल रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो ये जो वैक्सीन है मुझे उम्मीद है कि अगले महीने से अवेलेबल हो जाएगी या फिर मार्च के शुरू में अवेलेबल हो जाएगी और उससे पहले हेल्थ वर्कर्स के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके साथ साथ और भी कंपनियां हैं, कोई 9 कंपनियां हैं इस वक्त दुनिया की जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स अपने फेज 3 में मुकम्मल कर लिए हैं या मुकम्मल करने वाले हैं। ये सब, लेकिन इस वक्त डिमांड जो है पूरी दुनिया से डिमांड है इस वक्त, और जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है इस वक्त। चंद कंपनियां हैं जो कि इस वक्त मार्केट में आ गई हैं, जिनमें से कुछ ममालिक ने तो बहुत अपने पॉपुलेशन से 4-4 गुना ऑर्डर ज़्यादा कर लिए हैं। जैसे कनाडा ने जितनी उनकी आबादी है उससे 4 गुना ज़्यादा उन्होंने वैक्सीन बुक करा ली हैं। इसी तरह बरतानिया ने, इसी तरह यूरोप ने। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो पाकिस्तान में आते आते कि पूरा मुल्क कवर हो जाए, कम अज़ कम 22 करोड़ में से 15-16 करोड़ अफराद को लग जाए, मुझे लगता है कि 6 से 12 महीने या इससे भी ज़्यादा अरसा लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि सप्लाई कितनी है और कौन से ममालिक को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, 2 चाइनीज कंपनी है जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनसे एग्रीमेंट्स है कि वो तरजीही बुनियाद पे पाकिस्तान को देंगे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि 6 से 12 महीने या इससे जायद का अरसा लग सकता है कि जब हम समझें कि हमारी बेशतर आबादी जो है वो वैक्सीनेट कर ली गई है कोरोना वायरस के खिलाफ। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये सही नहीं कि पाकिस्तान इस दौड़ में काफी पीछे है और उसकी वजूहात क्या है? क्या हमने देर से अपना इंटरेस्ट शो किया? क्या हम ये प्लान तरतीब नहीं दे सके कि हमने कहां कहां से वैक्सीन मंगानी है? क्योंकि ये अमल जो है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नवंबर और दिसंबर में ये जो पूरी भागदौड़ है ये शुरू कर दी गई थी। हाँ जी, नहीं, मैं नहीं समझता कि हम पीछे हैं, क्योंकि हमने तो उन चंद ममालिक में से हैं जिन्होंने एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में शुरू कर दिए थे इन वैक्सीन्स के, उन कंपनीज के साथ मिलकर, जिन्होंने एग्रीमेंट्स कर लिए थे कि हमें तरजीही बुनियाद पे देंगे। और अब जैसे ही अब ये वैक्सीन्स कमर्शलाइज होनी शुरू हुई हैं तो 12 लाख डोजेज ऑर्डर भी कर दिए हैं। तो दुनिया के अक्सर ममालिक से हम बहुत आगे हैं और एक्चुअल हमारे पॉपुलेशंस के ऊपर भी टेस्ट हो चुके हैं इनके, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। जो अमेरिका में या बरतानिया में जो लोग हैं उनके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन उसी तरह का असर करें जिस तरह हमारे ऊपर करते हैं।
तो इस वजह से यहाँ हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए हैं। तो ओके। पीछे नहीं है, लेकिन इसमें फाइनेंसेस की यकीनन जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन इतनी बड़ी तादाद में मंगाना कि पूरी मुल्क कवर हो जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसको देखना होगा हुकूमत को कि कहाँ से वो मुहैया हो। एक ऑर्गेनाइजेशन है कोवैक्स, वो भी 20% तक पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन देने के लिए जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए उन्होंने वायदा किया है। WHO के साथ और गैवी के साथ और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर, तो उधर से भी कुछ उम्मीद है वैक्सीन मिले। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी वैक्सीन इंपोर्ट कर सकेगा जैसे ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल देता है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी मंगा के दे सकेगा उन वैक्सीन को जो कि हुकूमत ने अप्रूव कर ली हैं। अच्छा, तो मैं दो सवाल है इसमें। जो कोवैक्स है, जाहिर है हमारे यहाँ एक प्रोक्योरमेंट का अंदाज है, बहुत सी और बीमारियों की वैक्सीन भी हम प्रोक्योर करते हैं और उसमें गावी अलायंस के थ्रू भी आती है। क्या ये भी वही वैक्सीन होगी, यानी जो चाइनीज वैक्सीन जिसका ट्रायल चल रहा है, या उसमें कोई दूसरी कंपनीज भी हो सकती हैं? उसमें दूसरी कंपनीज भी हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है ये वैक्सीन हो। वो कोवैक्स का डिसीजन होगा हमारे हुकूमत के साथ मिलके कि जो वैक्सीन WHO अप्रूव करता है और जो कोवैक्स सप्लाई करता है तीसरी दुनिया में, तो ये जरूरी नहीं है कि चाइनीज वैक्सीन हो, या दूसरी वैक्सीन भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आपने कहा कि ठीक दुनिया भर में और भी बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो थर्ड फेज के अंदर अपने ट्रायल में हैं, एफिकेसी के हवाले से जाहिर है कि बड़े सवालात हैं। ये इब्हाम है, इसको दूर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि कई डॉक्टर्स वेस्ट के ये सवाल उठा रहे हैं कि जो वैक्सीन, जो चाइनीज वैक्सीन है जो इस वक्त थर्ड फेज के अंदर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद सिनोफार्म इसका नाम है, इसकी एफिकेसी के हवाले से अभी तक जर्नल्स के अंदर थर्ड फेज के बाद ऐसा जिक्र या कुछ बताया नहीं गया है। ये बताएंगे कि इसको आप रद्द करते हैं या इस पर कुछ रोशनी डालें? नहीं, ये तो बहुत ममालिक में तो थर्ड फेज कंप्लीट हो चुका है। उनके उन ममालिक ने तो इसको चाइना के अलावा जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और बहरैन में इनके क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल होकर रिजल्ट भी कंपाइल हो गए हैं और तकरीबन 85% सक्सेस रेट है इस वैक्सीन का, जो उससे मिलता जुलता है जो कि मगरबी दूसरे कुछ कंपनीज की वैक्सीन हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें वो रिस्क नहीं है। ये सिनोफार्म की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें वायरस को कमजोर करके दिया जाता है, विच इज अ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी यूज फॉर डेकेड्स। जबकि जो फाइजर की वैक्सीन है और एक दो और कंपनियों की वैक्सीन है, वो मॉडर्ना की वैक्सीन है जो अमेरिकन वैक्सीन है, ये जो है ये नई टेक्नोलॉजी मैसेंजर RNA पे इस्तेमाल करती हैं और उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं कि किस तरह आपके DNA को बदल देगी वगैरह वगैरह। उसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्क एसोसिएटेड है बिकॉज वो नई टेक्नोलॉजीज हैं। उनमें से ये खास फाइजर की तो हमारे लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है। अच्छा, तो ये सिनोफार्म की जो वैक्सीन होगी इसकी भी कोई कोल्ड चेन होगी? नहीं, इसके लिए कोल्ड चेन की इतनी जरूरत नहीं है। वो 2 डिग्री और 8 डिग्री के दरमियान बकिया वैक्सीन जो हैं, सिनोफार्म है, कैंसिनो बायो है, सिनोवैक है और दूसरी जितनी वैक्सीन हैं सिवाय फाइजर के, फाइजर इज द ओनली वन जिसमें बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। इनमें भी ठंडक की जरूरत होगी, लेकिन नॉर्मल 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये इनको रखा जाता है। जैसे कि आप आइसक्रीम को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ठंडक की जरूरत नहीं होती उस तरह के। तो दैट्स नॉट अ मेजर इशू। लेकिन वो अगर फाइजर वाली मंगाते तो उसमें बहुत था। एंड दीज आर ऑल इंजेक्टेबल वैक्सीन्स। और ये जैसे डॉक्टर साहब कई ममालिक में ये था ना कि लेफ्ट में फाइजर लगेगा, राइट में रशियन लग रहा है या वाइस वर्सा। ये क्या वन टाइम वैक्सीन होगी और कितने अरसे के लिए आई वुड से कि यू कुड सजेस्ट कि ये कवर मौजूद है? ये जो कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ कंपनीज का, ये तो एक्सपेरिमेंटल किया जा रहा है कि इससे कुछ फायदा होता है ज्यादा या नहीं होता है। इसके बारे में अभी कबल वक्त होगा ये कहना कि इस तरह की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल की जाए मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है जो कैंसिनो बायो की है, उसकी 1 डोज है दी जाती है सिर्फ, और जो जॉनसन एंड जॉनसन है उसकी भी सिर्फ 1 डोज दी जाती है। लेकिन बकिया जो वैक्सीन है उनकी 2 डोजेस दी जाती हैं। एक डोज देने के बाद 2 या 3 हफ्ते बाद एक बूस्टर डोज दोबारा दी जाती है। जो हमारे यहाँ है, जो चाइनीज वैक्सीन हम इस्तेमाल करेंगे उसकी 2 डोज होंगी? जी हाँ, उसकी 2 डोज होंगी। तो पहले आप जी हाँ, इसी तरह
जो फाइजर है और बहुत सारी जो दूसरी कंपनियां हैं, इन सब के 2 डोजेस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा ना कि 12 से 15 करोड़ अवाम, जाहिर है अभी तो 12 लाख हम ऑर्डर कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम हैं, बड़ा वाइड गैप है। स्कूल्स ओपनिंग का हमने कह दिया है मरहलावार। डू यू नॉट थिंक कि गवर्नमेंट पहले एक प्लान तरतीब दे दे कि इतने % वैक्सीनेट हो जाए, देन वी शुड स्टार्ट फेज वाइज ओपनिंग स्कूल्स, बिकॉज वी हैव सीन कि जब स्कूल्स खुले थे ये राइज हो रहा था कोरोना वायरस। जी, ये उसका एक कॉस्ट तो अदा करनी पड़ेगी। एक जैसे ही स्कूल खुलते हैं और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुलती हैं तो एक सर्टेन इंक्रीज तो होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त अगर 2000 सवा 2000 लोग आ रहे हैं तो बढ़ के 2500 पौने 3000 तक जा सकता है अगर बाकी चीजें हमने उनको ऐसे ही रखा जैसे इस वक्त हैं। लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि आप 6 महीने या साल भर तक स्कूलों और कॉलेजेस को बंद रखें और यूनिवर्सिटीज को, और उससे पूरे मुल्क में बहुत बड़ा नुकसान होगा इसके तालीम के ऊपर। अच्छा। और अगर आप देखें कि आपके पास सिर्फ अगर 2 या 3 हजार केसेस हैं, जबकि हिंदुस्तान में 40-50 हजार केसेस रोजाना आ रहे हैं, अमेरिका में 50,000 से ज्यादा केसेस रोजाना आ रहे हैं, अमवात आपके यहाँ जो हैं वो तकरीबन 50 और 100 के दरमियान है, जबकि दूसरे ममालिक में इससे 10 गुना या ज्यादा है। लेकिन एक बहुत थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। ओके, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने ये प्लान कर लिया है कि 22 करोड़ अवाम को मुफ्त ये वैक्सीन फराहम की जाएगी, और हुकूमत वक्त ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि दिस इज गोइंग टू बी द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू ईच एंड एवरी पर्सन इन पाकिस्तान? नॉट टू माई नॉलेज, मेरे ख्याल से ऐसा कोई हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं और ना हम ये कर सकते हैं कि पूरे 22 करोड़ के लिए हम फ्री में वैक्सीन दें। कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं उनको देने की कोशिश की जाएगी, जिसमें प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स की होगी, फिर एल्डरी लोगों की होगी। लेकिन इसके अलावा इसको ओपन किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर से, और कोवैक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको कर सकते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। दिस इज माई ओन जजमेंट, आई मे बी रॉन्ग हियर, लेकिन मेरा जजमेंट यही है कि मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल होगा कि हम 22 करोड़ अफराद के लिए, सबके लिए मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करें। मेरा ये सजेशन जरूर होगा हुकूमत को कि जो हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है केपी में, उसी तरीके से कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करे जाएं चारों सूबों में, और उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को लीड लेनी होगी, ताकि जो गरीब आवाम है कम से कम वो जो है वो वैक्सीन जो है अपने हेल्थ कार्ड के तहत मुफ्त में लगवा सकें। और हेल्थ कार्ड के लिए जो पैसे मुख्तस किए जा रहे हैं उसमें वैक्सीन की कवरेज दे दी जाए। दिस इज वन स्कीम दैट कैन बी यूज्ड टू एड्रेस एटलीस्ट the poorer sections of our population. So अभी तक ये भी कबल अज़ वक्त है कि अगर इसकी प्राइसिंग के हवाले से कुछ आप बता सके, कितनी महंगी होगी? लोगों में ये भी है क्या, मतलब लोगों की इतनी इस्तात है, 1000 की होगी, 2000 की होगी, समवेयर अगर आप बता सकें कि किस फिगर में ये रेस्ट कर सकती है ये वैक्सीन? मेरा अंदाजा है कि ये 20 से 30 डॉलर के दरमियान इसकी प्राइस रेंज होगी, जो कि तकरीबन 3-4 हजार रुपए के करीब पड़ेगा। लेकिन ये मेरा अंदाजा है, एक्चुअली जो जब आएगी जब पता चलेगा। और अगर कुछ दूसरी कंपनीज की वैक्सीन इससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा प्राइसेस भी मौजूद हैं, ऐसी भी वैक्सीन हैं जो बहुत ज्यादा महंगी हैं। तो बहुत ज्यादा प्राइस वेरिएशन है इस वक्त। लेकिन चाइनीज वैक्सीन जो हैं ये मेरे ख्याल से हमारे लिए सूटेबल भी होंगी, एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है और सक्सेसफुली हमारे यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स हो भी चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अभी आपको ये भी पता है कि जाहिर है कि पूरे अवाम को मुफ्त फराम नहीं किया जा सकता, एक कॉस्ट है, और डिमांड सप्लाई का गैप का भी आपने बताया। इसका तो फिर ये मतलब हुआ कि अभी तक हुकूमत वक्त ने ये भी प्लान नहीं किया, you know, when you foresee and you understand कि इतने % पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी इतने माह में, क्योंकि आप कैसे कर सकते हैं जब आपने खुद से ये नहीं करना? ज़्यादा आप पूरा शायद सेगमेंट्स के लिए ज़रूर कर दें, जैसे दीगर अमराज के भी हम करते ही हैं, लेकिन बकिया आवाम के ऊपर तो फिर वो बाय चॉइस हो जाएगा कि whether you know they want to vaccinate or not. जी, बाय चॉइस तो वैसे भी होगा, मतलब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। और ये यूरोप में, अमेरिका में भी बाय चॉइस है, कोई जबरदस्ती तो कहीं नहीं की जा रही, लेकिन रिकमेंडेशन जरूर होगी। आपने देखा पोलियो की वैक्सीन में कितना मुश्किल होगा। हुकूमत ने यकीनन प्लानिंग की है, लेकिन मैं उसमें आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द प्लान्स आर। लेकिन एक सवाल जो आपने पूछा था वो बहुत अहम था
वो ये कि किस हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कोई जवाब किसी कंपनी के पास नहीं है कि आप एक दफा वैक्सीनेट हो गए तो 4 महीने या 10 महीने या 12 महीने बाद कब कितने अरसे तक प्रोटेक्शन मिलेगी। दिस इज एन अनआंसर्ड क्वेश्चन, खासतौर पे क्योंकि वायरस म्यूटेट करता जा रहा है और इसकी शक्ल तब्दील हो रही है। तो देयर आर मेनी सच, इस तरह के कई सवालात उभर रहे हैं जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है अभी तक। सो डू यू थिंक कि उसके बाद जाहिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मुस्तकिल काम करती रहती है, 8 महीने के बाद Yeah. शायद प्रोबेबली एंटीबॉडीज चेक कर ली जाएं लोगों में जिन्होंने वैक्सीनेट कर लिया है। एक सिस्टम तो रखना होगा ना डॉक्टर साहब कि आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ हाउ मेनी हैव बीन वैक्सीनेटेड इन पाकिस्तान, वेदर बिल्कुल, ये प्राइवेटली तो या सिस्टम है। पब्लिकली। ये एक्चुअली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और ये मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ जो प्रोविंसेस की या सूबों की, वो इस तरह का डेटा अपने पास रखेंगी। फेडरल गवर्नमेंट उसके साथ ताउन करेगी, लेकिन क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है तो प्रोविंसेस विल हैव टू मॉनिटर कि किस हद तक कवरेज हो रही है और कितने लोग बाकी हैं और किस तरह इसको आगे लेके जाया जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि ये जो चाइनीज वैक्सीन जिस पे ट्रायल भी चल रहा है, एलईजे में भी चल रहा है इस वक्त 3rd फेज, ये ऑलरेडी इसका इस्तेमाल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया अरब ममालिक में शुरू हो गया है। यूएई तो अपने हर रेजिडेंट वीजा वालों को ये लगवा रहा है और कह रहा है कि दे कैन कम एंड हैव इट डन, व्हिच मींस कि चाइना में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। सो इन द जनरल पॉपुलेशन हो रहा है ये इस्तेमाल वहां पर भी? जी, पाकिस्तान में भी जो कैंसिनो बायो के जो हैं वो 15-20 हजार लोग जो हैं ऑलरेडी इस पर लग चुका है वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत जी। और सीनोफार्म के तहत भी जनरल पॉपुलेशन लगवा रहे हैं। तो हम जैसे उन्होंने लगवाए हैं ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल फेज, उसी तरह हमारे यहाँ भी लगे हैं, जैसे यूएई में लगे हैं या दूसरे ममालिक में लगे हैं। चाइना ने अपने क्योंकि अपनी वैक्सीन थी तो उन्होंने इसको ओपन अप कर दिया था और वॉलंटियर्स को पहले से ही मुख्तलिफ कंपनियों को उनके रेगुलेटरी अथॉरिटी के अप्रूवल से पहले भी, बल्कि उन्होंने ये देख करके सेफ है तो उन्होंने ओपन अप कर दिया था, तो उनके यहाँ यकीनन ज्यादा लगे हैं। लेकिन बाकी ममालिक में भी इस तरह ही हो रहा है जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। एक चैलेंज ऑफ कोर्स प्रोक्योरमेंट है, डिमांड सप्लाई गैप को मीट करना है। दूसरा बड़ा चैलेंज क्या आप समझते हैं कि वैक्सीनेटर्स जो हमारे हैं उनको भी बाकायदा तरीके से हमें ट्रेनिंग देनी होगी, या यू थिंक कि हमारे पास माशाल्लाह एक बड़ा जबरदस्त ईपीआई स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पर और पोलियो वैक्सीनेटर जो हमारे मौजूद हैं वो भी एक ए स्ट्रक्चर है जो घर घर जाते हैं और वैक्सीनेट करते हैं। डू यू थिंक कोई एक्स्ट्रा नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द वैक्सीनेटर्स ताकि वो इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकें? जी नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज तो नहीं चाहिए होगी, लेकिन काफी लोगों के अंदर रिलक्टेंस होगी, उनको हिचकिचाहट होगी। बहुत से लोग तो बिलीव ही नहीं करते कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज भी है या नहीं है, ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है। तो ये एक मसला आएगा। तो मेरा गेस वर्क है कोई मुल्क की आधी पॉपुलेशन शायद इस बात पे तैयारी ना हो कि अपने आप को वैक्सीनेट कराए, क्योंकि वो बहुत से लोग तो बिलीव ही नहीं करते कि ये है, और अगर है भी तो वो समझते हैं कि वैक्सीन लेने से कुछ नुकसान ज्यादा होंगे, फायदा नहीं होगा। तो दिस रिक्वायर्स कन्विंसिंग, और इसमें आपकी मीडिया का बहुत अहम पहलू किरदार होगा कि वो इसको लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि इसके लिए कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन तो सिर्फ लोगों के लिए, सेहतमंद अफराद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाव के लिए है, और इसके लिए ना कोई दवाई है अगर आपको हो जाए, और जो दवाई नहीं है तो इसकी वजह से एक सर्टेन परसेंटेज है जो अमवात हो रही हैं और होती रही हैं। तो ये जो है बड़ा खतरनाक चीज है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही वो ट्रेनिंग के हवाले से है कि इसके लिए कोई खुसूसी ट्रेनिंग दरकार नहीं है इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए, और माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसे वैक्सीनेटर्स मौजूद हैं क्योंकि हमने मीजल कैंपेन्स में भी इंजेक्टेबल देखे हैं, हमने पूरा अपना ईपीआई प्रोग्राम भी देख लिया है। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं जस्ट फॉरसीइंग द फ्यूचर, जाहिर है ये एक ऐसी वबा जो एक जगह नहीं टिकी और दुनिया में फैलती गई, कहीं लॉकडाउन्स हो रहे हैं आज भी, हमने ये भी देखा कि पहली लहर में पूरी फ्लाइट्स जो हैं वो बंद की गई, लोगों ने दीगर ममालिक ने बॉर्डर सील कर दिए। डू यू सी दिस ऑल्सो बिकमिंग मैंडेटरी इन द नियर फ्यूचर अनलेस एक्चुअली इतनी रिसर्च हो जाए कि भाई शायद ये दवा खाने से बिल्कुल खत्म हो जाए कोरोना? नहीं, मेरे ख्याल से मैंडेटरी तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत, अगर मैंडेटरी अगर हुकूमत कानून पास करके कर भी देती है तो एनफोर्समेंट मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल से बाय चॉइस ही रहेगा हमारे यहाँ भी और मगरबी ममालिक में भी। चाइना के बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पे एक रिजिड सिस्टम है, लेकिन बाकी ममालिक के अंदर इट विल बी वॉलंटरी। लेकिन जो वॉलंटरी करेंगे तो जो लोग नहीं लगवाए होंगे उनको मुल्क के बाहर जाने में इजाजत नहीं मिलेगी, दे विल नॉट बी अलाउड टू बोर्ड प्लेन्स एक्सेट्रा।
ट्रेवल वगैरह में मुश्किलात रहेंगी, तो लेकिन फिर भी 100% पॉपुलेशन तो कहीं नहीं लगेगी। देल भी 60, 70, 80% अगर अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से लगाया तो भी इतने कवरेज होगी। हम्म, और फिर ये वैक्सीन जो है, ये फिर नई नई वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सही ये वायरस म्यूटेट करता जा रहा है। फ्लू देखिए कब से है और सही। अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो यही इसके साथ अब जिंदा रहना सीखना है हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि 12 लाख जो हैं वो तो जाहिर है आ जाएंगी मार्च तक, फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे वैक्सीनेट हो जाएंगे। इसके बाद प्रोक्योरमेंट कब होगी, इस पर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है? जी, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज को देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ से वैक्सीन अवेलेबल हैं हम्म, और मंगाई जा सकती हैं। तो इस पे गौर ख्वास और कोशिश हो रही है। तो आई कैन अश्योर यू दैट द गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट सिटिंग बैक, ओके। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड। Do you see our local pharmaceuticals also producing these vaccines? No, I don't, because they don't have the capability. They haven't made any investments. हम तो बच्चों तक की वैक्सीन नहीं बनाते. हम्म, We are ages behind as compared to India, for instance, in this field. तो ये वक्त आ गया है कि हम जागें और इसकी टेक्नोलॉजीज हमारे बड़े पैमाने पर हमारी प्राइवेट कंपनीज जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो इन्वेस्ट करें और यहाँ पे वैक्सीन बनाना शुरू करें। और इसमें हुकूमत को वो पॉलिसीज लेकर आए हुकूमत, ताकि ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलीडेज वगैरह, ताकि उनको असिस्ट करें, ताकि यहाँ पे हम खुद वैक्सीन बनाने के काबिल बने। ये आपने बड़ी बात की है डॉक्टर साहब, क्योंकि भारत ने तो कह दिया कि तकरीबन 30 से 33 करोड़ लोगों को वो अपना जो इनका लोकल उन्होंने, आई डोंट रिमेम्बर, भारत शायद भारत बायोटेक के नाम से है उनकी जी हाँ। वैक्सीन, और वो उन्होंने कहा है कि मार्च तक वो 30 से 33 करोड़ अवाम को अपने वैक्सीनेट कर देगा। तो क्या मतलब हमारी यहाँ कीमतें सिर्फ बढ़ती रहती हैं, फार्मास्यूटिकल्स इन्वेस्ट नहीं करते इसमें, आगे रिसर्च में नहीं जाते, दे डोंट हैव द एबिलिटी, दे डोंट वांट टू डू इट? हम तो एस्प्रिन और पैरासीटामोल भी खुद नहीं बनाते, बाहर से इंपोर्ट करते हैं सब चीज। एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट, बेसिक मैन्युफैक्चर कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर, सब बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, विच इज अ शेमफुल सिचुएशन। हमें चाहिए कि हमें यहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बेसिक मैन्युफैक्चर की तरफ रागिब करें, वरना इस वक्त तो वी आर, इट्स अ बिग फैट जीरो। इंडिया इज एजेस अहेड ऑफ अस, आई कैन से दैट फ्रैंकली। और यही वजह है कि फिर जो भी जाहिर है हम इंपोर्ट करते हैं वो जाहिर है कीमतें जो हैं फिर उसी हिसाब से होती हैं और वो लोगों की दस्तरस से बाहर हो जाती हैं। आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। चाइनीज वैक्सीन जिसका 3rd फेज ट्रायल चल रहा है और बहुत से मुख्तलिफ एज के लोगों को भी लगाई जा चुकी है, इसका ऑलरेडी इस्तेमाल मशरिक वस्ता में अरब ममालिक में किया जा रहा है, चाइना में किया जा रहा है, और यही वो वैक्सीन है जो पाकिस्तानियों के लिए आएगी। 12 लाख जो है वो तो आ जाएगी मार्च तक, जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं डिमांड सप्लाई गैप भी है, लेकिन जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी कहा गया है और देखना यह है कि कब तक ये आम आवाम के लिए अवेलेबल होगी और उसके बाद सब कोरोना वायरस के खिलाफ जो है अपने आप को वैक्सीनेट करा सकेंगे। ये ज़रूर कराना है, क्योंकि ज़िंदगी जाहिर है उन लोगों की बड़ी मुश्किल गुजरती है जिनके घर में एक भी पेशेंट निकल आए कोरोना वायरस का, बकिया जो हैं वो फिर बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं इस खौफ में कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सो अच्छी बात यह है कि वैक्सीन आ रही है, अच्छी बात यह है कि इसका ट्रायल 3rd फेज में है, और अच्छी बात यह है कि ये एक एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है जो ये वैक्सीन है जिसमें लाइव जो वायरस होता है उसको वीकन करके, मॉडिफाई करके ये वैक्सीन तैयार की जाती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जिस वाक़े का हम जिक्र करेंगे, आज 3रा रोज़ भी हो चुका है मच वाक़े को, लेकिन धरना अभी तक जारी है। क्या मुतालबात हैं, क्यों मुतालबात मानने से इनकार है, ये धरना कब ख़त्म होगा, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इलाके मच में हज़ारा कम्युनिटी का जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, 11 कारकुनों को बहिमाना उनका कत्ल, जिस जुल्म जिस बर्बरियत की हम जिक्र करें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद हमने देखा कि उनके लवाहिकीन आज 3रे रोज़ भी एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं अपने प्यारों की मैयतों के साथ, सख्त सर्दी में। इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, और उनके चंद मुतालबात हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि विफाक के नुमाइंदे, विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब डेप्यूटी चेयरमैन कौमी असम्बली के साथ वहाँ गए, कासिम सूरी साहब के साथ उनसे मुज़ाकरात किए, वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। और उनसे ये भी कहा शेख रशीद साहब ने, मैं शर्मिंदा हूँ और वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आया हूँ, आप लोग मेरे
साथ चलें। वजीर आजम ने खुसूसी जहाज दिया है ताकि वहां जाकर आपके तमाम मसाइल हल किए जा सकें, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान यहाँ पर आए, बात अब उनसे होगी। आज तीसरा रोज है और सख्त सर्दी है वहां पर। इस पूरे वाक़े में जितनी मजम्मत की जाए उतनी तो कम है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रेसिंग इशू है, सख्त सर्दी है, वो सारे शोहदा की मैयतें वहां पर सड़कों पर हैं। एहतजाज का ये तीसरा दिन है, धरने का तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक मामलात हल नहीं हो पाए। इसमें हुकूमत बलूचिस्तान के दर है और वजीर आजम क्यों खामोश नजर आते हैं, जबकि काबीना में आज इसका जिक्र हुआ, बाकायदा एक ब्रीफिंग भी दी गई और उन्होंने ये भी आई खबर कि जी वजीर आजम ने 8 में से 7 मुतालबात जो हैं वो मानने को वो तैयार हैं, बस एक मुतालबा है जिस पर जाहिर है वो माना नहीं जा सकता। ज़रा इसका भी जिक्र कर लेते हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में होंगे लियाकत शेवानी साहब जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद रिन साहब हमारे साथ होंगे, हमारे सीनियर तज्जिया निगार हैं। सबसे पहले मैं लियाकत शेवानी साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो मुतालबात हैं वो क्या मुतालबात हैं 8 जिसमें से 7 माने जा सकते हैं और एक नहीं? नहीं, मुतालबात तो जो उनका है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमने भी उनसे कहा है जो उनके मुतालबात हैं हम मानते हैं, और मेन 2 ही मुतालबात हैं कि जो इसमें जो टेररिस्ट हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको अरेस्ट करके मंजर आम पे लाया जाए, और दूसरा ये है कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो ये दोनों मुतालबात जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हम तो इस वाक़े के फौरी बाद उनसे राब्ते में हैं। बार बार हम गए, हमारे मिनिस्टर्स गए, ऑफिशियल्स गए, कमिश्नर साहब यानी सब हम इंगेज है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम फेडरल गवर्नमेंट के जो रेप्स हैं उनसे बात करेंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है। तो फिर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब उधर तशरीफ ले गए, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के कासिम सूरी साहब वो तशरीफ ले गए। लेकिन फिर कल हालांकि पैकेज का भी हमने अनाउंस किया शुहदा के लिए, 15 लाख बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने और 10 लाख जो फेडरल गवर्नमेंट ने फीकस। लेकिन उसके बावजूद अब वो कहते हैं कि नहीं, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान की बजाय हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। और अब उनका ये मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोटा तशरीफ लाएं और उनसे बात करें। अच्छा। तो मुतालबा का इश्यू नहीं है, लेकिन अब वो मुतालबा जो है ना इंगेजमेंट लेवल पे उसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है। अच्छा, मेरे साथ शाहिद रिन साहब भी मौजूद हैं। शाहिद रिन साहब, लियाकत शेवानी साहब कहते हैं कि हम तो फौरन ही इस वाक़े के बाद जाहिर है राब्ते में थे इन सारे जो शुहदा हैं उनके जो अहले खाना हैं उनसे, जो मुतासरीन हैं उनसे। लेकिन एक तरफ ये शिकायत भी मुस्तकिल आ रही है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट में से तो लोग गए नहीं है मुज़ाकरात के लिए। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जरूर हुई हैं, लियाकत साहब ने अलग की है, नरगिस साहिबा ने अलग की है, जाम कमाल साहब जो हैं वो तो हैं ही नहीं, वो दुबई में हैं। और क्योंकि एक न्यूक्लियस जब मौजूद नहीं होता तो जाहिर है कि फिर सब विफाक की तरफ देखते हैं। क्या आप इस बात को रद्द करेंगे या आप समझते हैं कि जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है टू ब्रेक द आइस? देखिए नादिया, देखें सूरत-ए-हाल ये है कि माजी में भी इस तरह के वाकयात हुए हैं और माजी में भी जो हज़ारा कम्युनिटी है उनकी तरफ से ऐसा ही मुतालबा सामने आता रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और वो उसमें नाकाम रही है, इसलिए वो उसे हमेशा एक फरीक की तरह ट्रीट करते हैं। वफाकी हुकूमत से वो समझते हैं कि उनका मामला वफाकी हुकूमत हल कर सकती है, जिस स्केल के ऑपरेशन का वो मुतालबा कर रहे हैं वो। लेकिन 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, तो उस वक्त जब मुज़ाकरात होते थे मजलिस क़यादत मुस्लिमीन पर जो इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते थे, जिनमें फैसल रजा आब्दी, सैयदा शैला रजा, इस तरह के लोग होते थे, उन्हें क्वेटा भेजा जाता था और वो मुज़ाकरात करते थे। मेरी जाती राय यह है कि बीएपी की जानिब से भी गलती हुई है और पीटीआई से भी, कि उन्होंने जिन लोगों को मुज़ाकरात के लिए भेजा वो वहदत मुस्लिमीन से या तो उतने कनेक्टेड नहीं थे या हज़ारा कम्युनिटी से उनका इतना राब्ता नहीं था। कासिम सूरी गो के क्वेटा शहर से डिप्टी स्पीकर हैं, क्वेटा शहर की उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें अलमदार रोड का इलाका आता है, हज़ारा कबीले के ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद वहां आबाद है। वो आते भी हैं, अपने लोगों से, वोटर सपोर्टर से मिलते हैं, लेकिन हज़ारा कम्युनिटी में इतने कनेक्टेड नहीं है कि उनका इतना इन्फ्लुएंस हो कि वो बात मनवा सकें। इसी तरह बीएपी के पास ऑप्शन था डॉक्टर रुकैया सईद हाशमी को इन्वॉल्व करने का, उन्होंने उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया। जहूर बुलेदी जिनका ताल्लुक मकरान से है
वो कि वो वजीर खजाना है, कैबिनेट में इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनके पास, लेकिन हजारा कम्युनिटी से वो इतने कनेक्टेड नहीं है कि वो उन्हें किसी बात पे मनवा सकें। थोड़ी देर पहले शाहवानी साहब आपको ये कह रहे थे कि उनके सिर्फ 2 मुतालबात हैं। मेरा ख्याल है कि उनके 2 मुतालबात नहीं है, इस वक्त उनके मुतालबात की तादाद 6 है, जिनमें सर फहरिस्त जो मुतालबात हैं वो जुडिशल कमीशन का कयाम है। इसके अलावा वो सूबाई हुकूमत के इस्तीफा होने का, मुस्ताफी होने का भी मुतालबा कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो बाकी जो दीगर 2-3 मुतालबात शाहवानी साहब ने बताए और 2-3 नहीं बताए, तो ये 5 से 6 मुतालबात। भाई काबीना के बाद तो ये खबर आई सामने कि 8 में से 7 मुतालबात जो हैं वो वजीर आजम मानने को जाहिर है तैयार हैं, लेकिन एक नहीं, और जाहिर है कि वो है सूबाई हुकूमत को मुस्ताफी किया जाए, वो मुस्ताफी हो जाए। बिल्कुल, देखिए वो रियलिस्टिक एक तरीके से है भी नहीं, क्योंकि इससे पहले माजी में एक वाकया ऐसा हुआ था जिसमें 100 लोग लुकमा अजल बने थे और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाब असलम रईसानी की हुकूमत खत्म की थी, तो वो एक ट्रेंड सेट हो गया। तो इस वजह से भी मेरा ख्याल है, और उस वक्त नवाब असलम रईसानी साहब बलूचिस्तान में थे भी नहीं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो लंदन में थे। जी, वो क्वेटा से, मतलब क्वेटा में मौजूद नहीं थे, इस्लामाबाद और बैरून मुल्क उनका था। इस्लामाबाद वो अगले दिन वापस आ गए थे, लेकिन क्वेटा नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन तो जाम कमाल साहब अभी तक वापस क्यों नहीं आए, ये बड़ा अहम सवाल है लियाकत शेवानी साहब। इसलिए क्योंकि जाहिर है कि देखिए एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जब आपका चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद होता है तो ज्यादा एक तो लोगों के अंदर वो एतमाद भी पैदा होता है, और हजारा कम्युनिटी के साथ जो कुछ हुआ है वो वाकई बहुत बहुत बड़ा जुल्म है। नादिया, जहां तक मैं आपका सवाल सुन पाया, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इस वाकये के एक रोज कबल वो दुबई तशरीफ ले गए और 1 साल बाद वो मुल्क से बाहर निकले हैं, पूरे 1 साल बाद। तो उनको तो ज़ाहिर इल्म नहीं था, तो ये उसके बाद ये वाकया रूनुमा हुआ, तो जाम साहब जो है मुसलसल तमाम सूरत-ए-हाल की निगरानी कर रहे हैं और डायरेक्शन वो पास कर रहे हैं, और हमारे शेवानी साहब बिल्कुल ठीक है, मैं जाहिर है वो डायरेक्शंस भी दे रहे होंगे, लेकिन दुबई से यहाँ आने में कितना वक्त लगता है? उनका अपना एक जहाज है, आराम से आ सकते हैं। नादिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं, वापस वतन पहुंचना है आज रात। ठीक है, और जो शाहिद साहब ने कहा कि जिनको आप एक्टिव कर सकते थे उन वुज़रा को, उन काबीना मेंबरान को एक्टिव नहीं किया गया, क्योंकि देखिए बात तो मुज़ाकरात से ही फिर आइस जो है वो पिघलती है। और इन लोगों का शिकायत भी ये है कि मकामी जो सूबाई हुकूमत है उसमें से लोगों ने दादरसी नहीं की। सब अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जरूर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकायदा आकर जिन लोगों से जो मैटर करते हैं, जैसे शाहिद साहब ने कहा, उनको आपने एक्टिव नहीं किया, उसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे ज्यादा जो इस मामले में मैटर करता है वो है 2 हमारे हजारा MPs, और उनमें एक खालिक हजारा साहब जो है वो HDB के चेयरमैन भी हैं और वो मिनिस्टर भी हैं, कादिर नायल साहब हैं, वो ऑन बोर्ड हैं। ये उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये उनके वोटर्स हैं, ये अपने ही उसके बरादरी के लोग हैं, तो वो तो मुसलसल इंगेज्ड हैं मुज़ाकरात में। दूसरा ये है कि हमारा होम मिनिस्टर है जिसका रेलेवेंस ज्यादा बनता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वो जो है इंगेज्ड है। उसके अलावा दीगर हमारे मिनिस्टर्स हैं, कल गए थे नूर मोहम्मद उमर साहब, काफी सारे वुज़रा वो इकट्ठे गए थे, मुज़ाकरात उन्होंने किए, रिक्वेस्ट किए, अपील और गुजारिश की, और बारहा हमने कहा है कि जो आपके मुतालबात हैं इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करेंगे, आपके उन मुतालबात के मुताबिक जो है जो आपका डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। और ये भी हमने इनको यकीन दिलाया कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में इस तरह के वाकयात ना होने के बराबर हो गए हैं। यानी 2018 में 313 अलाकतें होती है मुख्तलिफ इंसिडेंट में बलूचिस्तान में, जबकि 2020 में वो सिर्फ 83 पे आ जाते हैं। 75%। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, आपने वुज़रा को जाहिर है एक्टिव भी किया, आपने कहा कि जो उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं, जो वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उन्हीं को भेजा। फिर क्या वजह है कि आप कहते हैं कि सिर्फ 2 मुतालबे उनके, और लेकिन जैसे शाहिद साहब भी कह रहे हैं, मैंने काबीना की मीटिंग का भी जिक्र किया कि तकरीबन 7 से 8 मुतालबे हैं उनके। नहीं, वो मेन मुतालबात, बाकी जितने मुतालबात हैं मुख्तलिफ जो मुतालबात कर रहे हैं, और मतलब जो मेन सिक्योरिटी का मसला हल कर चुके हैं। ये वाकया देखें, ये हजारा टाउन में पेश नहीं आया, ये अलमदार रोड में पेश नहीं आया, ये क्वेटा में पेश नहीं आया। ये जो है क्वेटा से 1 घंटे की मुसाफत है, मच वहां पर पहाड़ी इलाका है, वहां पर कोयला की खान है, तो ये वहां पर पेश आया है, और एक पूरी लैब टेररिज्म की हमें नजर आ रही है। वो तो कहीं भी पेश आए, दूर दराज इलाकों में आए है तो इंसान है, तो वही हजारा कम्युनिटी जिनको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। नो डाउट, आपने सही कहा कि 2 साल में ये वाकयात में कमी जरूर हुई है,
लेकिन बहरहाल ये जो कुछ हुआ है, जिस तरह से उनका बेईमाना कत्ल हुआ है, मतलब इसकी ममासलत अगर आप देखें शाहिद रिंद साहब बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले हमें याद है कि किस तरह से बसों को रोककर उनके आईडी कार्ड्स देखकर और उनको बिल्कुल गोलियों से भून दिया जाता था। यहाँ तो बांध कर कत्ल किया गया है। और इस वक्त क्या जो हमारी हुकूमत है या जाम कमाल साहब जैसे कहा है शवानी साहब ने कि वो आज तशरीफ लेकर आ रहे हैं, अब उनके आने से फर्क पड़ेगा या वाकई वजीर आजम को आ जाना चाहिए? इसमें क्या कबाहत है? कम से कम वो सर्दी में जो सारे मुतासरीन इस वक्त बैठे हैं वो तो बेचारे अपने प्यारों को, एक तो जाहिर है उनके जसद खाकी के साथ हैं, उनकी मैयतों के साथ हैं, उनकी तदफीन हो जाए और फिर एक दादरसी, एक एतमादी तो है जो वो चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेती हूँ और उस पर आके शायद रिंद साहब आप बताइएगा कितना मुश्किल है वजीर आजम के लिए इस वक्त क्वेटा आ जाना। वेलकम बैक। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शेवानी साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाहिद रिंद साहब हैं। बात हो रही है कि किस तरह से धरना मुतासरीन को कायल किया जा सकता है, क्योंकि सर्दी भी बहुत है और वो पहले ही इतने गमज़दा हैं। उसमें तो ऐसे ख़ानदान है शाहिद रिंद साहब जिन्होंने कहा हमारे यहाँ तो अब कोई मर्द ही नहीं बचा, हम औरतें ही जनाजों को कांधा देंगी। मतलब इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको लगता है कि तमाम तर चैनल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए, सूबाई हुकूमत ने भी, विफाक के नुमाइंदे भी आ गए, अब प्राइम मिनिस्टर को आ जाना चाहिए, उनके लिए कोई मसला नहीं है आना इस्लामाबाद से क्वेटा? देखिए नादिया, प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद से क्वेटा आना कोई मसला नहीं है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर की एब्सेंस की बात हो रही है, मैं यहाँ सिर्फ एक चीज जो है ना वो समझता हूँ कि उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि इन 2-2.5 साल के अरसे में हमने देखा है कि उन्होंने मैक्सिमम टाइम जो है ना क्वेटा को, अपने ऑफिस को दिया है। अब वो किस काम से दुबई गए हैं, किस वजह से गए हैं, ताहाल हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी वजाहत नहीं आई जो उनकी गैर मौजूदगी को जस्टिफाई करे। इसको खुद या तो चीफ मिनिस्टर जस्टिफाई कर सकते हैं या उनकी कैबिनेट या उनके नुमाइंदे। शिवानी साहब कर सकते हैं ना, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। वो बता सकते हैं लोगों को कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसके लिए वो गए और उन्हें आने में कुछ ताखीर की वजूहत क्या है, तो लोगों को कन्विंस करें बजाय इसके कि खामोशी इख्तियार की जाए। खामोशी जो है वो मजीद सवालात को जन्म देती है। वाकये के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वाकया देखें अफसोसनाक है। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बीएपी ने ज़हूर बुलेदी को भेजा, नूर मोहम्मद दुमड़ को भेजा, ये वो लोग हैं जो उस कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस नहीं रखते। खालिक हजारा जो हजारा कौम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बलूचिस्तान कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खालिक हजारा इज अ नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की पॉलिटिक्स करते हैं और इस वक्त जो धरना जारी है उसे मजलिस वहदत मुस्लिमीन लीड कर रही है। तो दोनों पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, तो आप किस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खालिक हजारा उन्हें कन्विंस करेंगे और वो खालिक हजारा की बात मानेंगे? देखें, यहाँ पे पॉलिटिकली थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत थी। बीएपी के पास डॉक्टर रुकैया सईद हाशमी का ऑप्शन क्वेटा में मौजूद था, उसे ऑप्ट कर सकते थे। इसके अलावा मजलिस वहदत मुस्लिमीन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी रही है मरकज की सतह पर। अली जैदी नहीं, और अली जैदी साहब को भेजा जा सकता था, जुल्फी बुखारी को भेजा जा सकता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनका इन्फ्लुएंस जो है ना, देखिए लाजमी सी बात है वो उस फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, उस कम्युनिटी से, उनका एक उस जमात से, वहदत मुस्लिमीन से। क्योंकि देखें आगा रजा वहां बैठे, आगा रजा कभी भी खालिक हजारा की बात नहीं मानेंगे। हम जब भी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म किसी भी नेगोशिएशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऐसे किसी शख्स को भेजा जाता है कि दूसरा फरीक उसकी बात को समझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो अब अच्छा ठीक है, एक तो ये रॉन्ग चॉइस ऑफ पीपल, ठीक है, ये रहा ना सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि इवन विफाक की जानिब से भी रहा है। अब हैविंग सेड दैट, अगर वो इस चीज पर एडमेंट हैं और डट गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, तो शायद रिंद साहब क्या आपको नहीं लगता अपने ही मुल्क के लोग हैं, ये वो कम्युनिटी है जिसे वाकई बड़ा टारगेट किया गया है? अगर वजीर आजम आ जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी, कम से कम कहीं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको पहले जब इब्तिदा में ये कहा था कि हमेशा जब भी हजारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया तो वो सूबाई हुकूमत को बतौर फरीक ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और वो उसमें नाकाम रही है। ये जो वाकया हुआ है, देखें 2-2.5 साल बहुत अमन अमान की सूरत बेहतर रही है, कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। लेकिन मच के हवाले से दो चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि मच जिस इलाके में है वो जिला बोलान का इलाका है। अगर हम जिला बोलान और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट मस्तूम को देखते हैं तो दो तरह का जो की कार्रवाइयां हैं वहां पे, सब नेशनल कार्रवाइयां और रिलीजियस जो कार्रवाइयां हैं वो हमने देखी है माजी में। तो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जब लोग काम कर रहे थे
तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लाइल्म थी, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों लाइल्म थे? क्योंकि ये लोग वहीं रहते थे, ये वीकेंड्स पे अपने घरों को आते थे, क्योंकि ये रोज आउटबैक इसलिए नहीं कर सकते थे कि इन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। तो जो कोल माइन कंपनी है, ये उसकी भी जिम्मेदारी थी, ये रियासत की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी थी कि जब उन्हें पता था कितनी बड़ी तादाद में वो कम्युनिटी जो वल्नरेबल उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई, यही बात जरा शिवानी साहब से पूछ लेते ना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये बहुत बड़ी कोताही है कि वनरेबल कम्युनिटी के लिए ठीक है अगर कोल माइन कंपनी को भी देना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं दिया? क्या ये कहीं सवाल, कोई इंक्वायरी कुछ हो रहा है? नहीं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद थे और सिर्फ न सिर्फ ये कि वल्नरेबल कम्युनिटी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, लेकिन ये कि टेररिस्ट जो है ना रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वहाँ पर वो गए हैं। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक ये वेव है, इससे कबल 2.5 सालों में ऐसे वाकयात पेश नहीं आए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है ना, वो जो फिगर मैंने आपके साथ शेयर किया वो खुद बता रहा है। हजारा कम्युनिटी खुद आप उनसे पूछें, वो खुद बताएंगे। ठीक है शिवानी साहब, दो बड़े अहम सवाल हैं, फिर मुझे रैप करना है शो। देखें, आपने कहा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से बिल्कुल प्रोवाइडेड थी सिक्योरिटी, लेकिन जाहिर है कि दहशतगर्दी का ये वाकया है और उसमें ये हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जाम कमाल साहब बिल्कुल छुट्टी नहीं लेते, वो किस दौरे पर गए हुए हैं, इसके हवाले से कुछ सामने अभी तक नहीं आया है, ये जरा जरूर बताइएगा। और दूसरा ये भी बता दीजिए कि फिर ये मुतासरीन का धरना कैसे खत्म होगा, क्योंकि शाहिद साहब कहते हैं कि गलत लोगों को आप लोगों ने एक्टिवेट किया है, दूसरे लोगों को एक्टिवेट करें जो हजारा कम्युनिटी में जिनकी सुनी जाती है, मजलिस वहादत मुस्लिमीन वाले उनकी सुनते हैं। देखिए, जो हजारा कम्युनिटी ने खुद जिनको वोट दिया है वो है हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका नुमाइंदा जमात है। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, दोनों हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के पास हैं। लोगों ने उनको वोट दिया है, लोग उनके जलसों में ज्यादा जाते हैं। बाकी एमडब्ल्यूएम के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर भी उनके अपने कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, वो अपनी जगह। लेकिन इस वक्त इलेक्टेड कौन है? हम क्या असम्बली के जो मेंबर्स हैं हजारा बिरादरी के अपने इलेक्टेड, क्या उनको नजरअंदाज करें? क्या असम्बली मेंबरान को छोड़ के किसी और के साथ राब्ता किया जाए? और फिर वो कोलिशन पार्टनर हैं, वो मिनिस्टर है, उनकी से है, तो इससे ज्यादा रेलेवेंट लोग हम कहां से लाएं? डॉक्टर रुकैया सईद का वो बार बार नाम ले रहे थे, उनको एक्टिव कर देते। डॉक्टर रुकैया सईद का जिक्र कर रहे थे शाहिद साहब के, उनको एक्टिव कर देते। बहुत सारे लोग हम एक्टिवेट करेंगे, लेकिन सवाल यह है जब आप हजारा की बात करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हजारों का जो है इस वक्त जो इलेक्टेड, उनके अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बात कहीं नहीं बन रही शिवानी साहब, तो फिर कहीं ना कहीं आपने तो सबको यूज करना है ताकि इस मसले का हल निकले। नादिया आप सुने, फेडरल मिनिस्टर उनके पास जाते हैं। कल गए थे शेख रशीद साहब, जो इंटीरियर मिनिस्टर है, रेलेवेंस सबसे ज्यादा उनका बनता है, वो उधर तशरीफ ले गए थे। डिप्टी स्पीकर है कौमी असेंबली के कासिम सूरी साहब, जिनका क्वेटा में जो है ये बात है, यहाँ बात हो रही है मजलिस वहादत मुस्लिमीन अगर लीड कर रही है इसको, तो उनसे बात करनी है ना। वहादत मुस्लिमीन के जो साबिक हमारे एमपीए थे, कल शेख रशीद साहब के साथ वो बैठे हुए थे, वो वीडियो आप देखें, वो मौजूद थे, उनसे बात हुई है। उनके सामने हमने पैकेज अनाउंस किया है जो शुहदा को हम फराम कर रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। ही वाज रजा साहब हैं, वो मौजूद थे। लेकिन इस वक्त आपकी हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ भी है कि खवातीन बच्चे बैठे हुए हैं, तदफीन अभी हुई नहीं है, तो जाहिर है कोई हल तो निकालना है। हुकूमत पे बोझ नहीं, हमारे दिल पे बोझ है, हमारे दिल में दर्द है, हमारे दिल में अफसोस है। नादिया, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। हमें तो तकलीफ है इस बात का कि एक जो है बेगुनाह मजदूर, और फिर वो मजदूर तबका जो सबसे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बोझ आपके दिल पर है तो हल भी आप लोगों ने ही निकालना है। अब वो चाहे किसी को भी भेज कर निकलवा सके, इसलिए क्योंकि ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और इससे इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रेसिंग इशू है वो यही है कि तदफीन हो जाए। वो सर्दी में जो बैठी खवातीन और बच्चे हैं वो बेचारे अपने घरों को जा सकें, पहले ही गमज़दा हैं। अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के आने से मामलात हल हो सकते थे तो अब तक आ जाना चाहिए था। अगर जाम कमाल साहब के आने से होने थे
तो भी आ जाना चाहिए था। अगर किसी और को एक्टिवेट दूसरे मेंबरान को करने से होने थे तो ये भी अब तक हो जाना चाहिए था। जितनी देर हो रही है उतना गलत भी है, क्योंकि तदफीन भी जल्द से जल्द की जाती है और इसके साथ साथ सख्त सर्दी में मुतासरीन का इस तरह से खुले आसमान के नीचे बैठना ये भी गलत है। बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन मुतासरीन के जो भी मुतालबात हैं उनको राज़ी किया जाएगा और उनकी वाकई दादरसी की जाएगी, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी के साथ बहुत कुछ हो चुका है। इसके पीछे जो अनासर हैं इस पर तो जाहिर है हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस चीज़ से निपटा जा सके और फिर उनको वाकई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वनरेबल कम्युनिटी बलूचिस्तान में यही रही है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।